अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और स्टडीज़ के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का। लेसन शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हर ज़िक्र का कोई ना कोई अजर अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा ज़िक्र है जिसको पढ़ने से 10 रहमतें मिलती हैं और साथ साथ 10 गुनाह भी माफ़ होते हैं, यानी 2 in 1, 2 फ़ायदे हैं। जी शाबाश, ज़रा सोच के बताइए। जी, वो ज़िक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजो और खूब कोशिश से दुआ करो और कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो हम सब ने भी कोशिश करनी है कि हम सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर दरूद शरीफ भेजा करें। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसमें आप पहले ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस की टाइप्स, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर आपने पढ़ा उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसके रूल्स पढ़े कि किस तरह से उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर आपने उसका इन्वर्स लेना पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आज हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, कि लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेसन शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक खामोश कॉर्नर में बैठना है ताकि आप आराम से सुकून से अपना लेसन सुन सकें, जहाँ पर टीवी का शोर ना हो, बच्चों का शोर ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखना है और बुक भी ज़रूर रखनी है ताकि आप अपने क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अब आप मुझे बताइए कि आपको कुछ याद है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। 2 तरह की लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? शाबाश, सोचिए। अच्छा चले, मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान कर देती हूँ। मुझे इन इक्वेशंस में से आप बताइए कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, ए, बी, सी या फिर डी। जी शाबाश, ए और सी। ए में एक्स है, सिंगल वेरिएबल है, और सी में वाई है। तो ये दोनों क्या हैं? लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। हाँ जी, इनको सॉल्व करने का तरीका आता है ना आपको? चलिए आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपके पास इक्वेशन ए में एक्स की वैल्यू क्या आती है और इक्वेशन सी में वाई की वैल्यू क्या आती है। चलिए अब ये बताइए, इस लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, शाबाश सोचें। हाँ जी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और ए बी हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह से आप मुझे बताइए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम कैसे लिखते हैं और वो क्या होती है, और इसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल कुछ जहन में लाइए। चलिए बताइए इनमें से। 4x प्लस 2 इक्वल टू 3, 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर 4y माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 2y, या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स? ए, बी, सी या फिर डी? जी, डी है ये, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है 1। चलिए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बताएगा?
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जी उसी तरह से ax प्लस by इक्वल टू c। a जो है वो x का कोफिशिएंट है और b जो है वो y का कोफिशिएंट कहलाता है, और a b c यहाँ पर तीनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब है मेरे पास कि लीनियर इक्वेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका डेली लाइफ में यूज क्या है। तो इट इज यूज्ड इन डिस्टेंस एंड रेट प्रॉब्लम्स, इट इज यूज्ड इन प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, इसी तरह से कैलकुलेटिंग डायमेंशंस में हम इनको यूज करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट किसी भी शेप की। इसी तरह वेजेस जो हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं उन लोगों की जो आवरली बेसिस पर ऑफिस में कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। फिर सोल्यूशन में डिफरेंट परसेंटेजेस को फाइंड आउट करना हो, उनके लिए जो मेजरमेंट्स की जाती हैं उनके लिए भी लीनियर इक्वेशंस यूज की जाती हैं। इसी तरह से पेशेंट्स के वेट के मुताबिक उनको मेडिसिन की डोजेस जो हैं वो दी जाती हैं, उनमें भी लीनियर इक्वेशंस यूज होती हैं। अब मुझे बताएं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कि टू लीनियर इक्वेशंस कंसीडर टुगेदर। अगर दो लीनियर इक्वेशंस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, वो क्या होंगी, ये भी दो लीनियर इक्वेशंस की ही डिस्कशन है, लेकिन किस तरह से है कि व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड simultaneously by the same values of variables then these equations are called simultaneous linear equations। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू m और cx प्लस डी वाई इक्वल टू n। अब है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, टू सॉल्व जहां कहीं भी आएगा उसका मतलब यह है कि उस इक्वेशंस में जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और वो भी इस तरह से कि वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रही हो। चलें अब आप ये बताएं कि आपको कोई मेथड ऐसा याद है जिसके जरिए हम लीनियर इक्वेशंस में से x और y फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमने पहली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। जी, पहला आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा के नाम क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अब हम मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरे का नाम है क्रैमर्स रूल। इन दोनों में से आज हम पहला मेथड सीखेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये मेथड सीखने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको याद है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो एक होता है ना, नहीं, क्या था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपने पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। याद आया जी, इसको भूलना नहीं है आपने, यही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में भी यूज करना है, इसलिए ये आपके बहुत काम आएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 6.6, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वेयर पॉसिबल, वेयर देयर इज नो सॉल्यूशन एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल बोर्ड के सेक्शन सी में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए आपने बहुत ध्यान से और समझ के करना है। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 7y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने से पहले आपने हर क्वेश्चन को चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये इसी फॉर्म में है। जी देखें, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, यानी पहले x है फिर y है फिर इक्वल टू फिर कोई कांस्टेंट। हाँ जी ठीक है, दूसरी को भी चेक कर लें, हाँ जी ये भी ठीक है। अगर ये इस टाइप की होती 2x इक्वल टू 5y प्लस 1, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर करेंगे। क्लियर है जी। चलें अब देखें कि सोल्यूशन कैसे करना है हमने इसका। स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था। चलें देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे।
2 और -5, x और y के कोफिशिएंट्स 3 और -7, x और y इक्वल टू 1 एंड 2 कांस्टेंट टर्म्स। फिर क्या करते हैं, इनको लेबल करते हैं, इनको नाम देते हैं, a x इक्वल टू b। इसी तरह से अब इसमें से हमें x लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, a मैट्रिक्स को हमने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो मैट्रिसेस में a वहां शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा वो a इनवर्स x इक्वल टू a इनवर्स b। इस तरह हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। लेकिन यहाँ देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास कोई a नहीं था, कोई x नहीं था, कोई b नहीं था, है ना, और a इनवर्स भी नहीं था। ये सब कुछ हमने खुद ही दिया है, तो इनको हमें लेबल भी करना पड़ता है। जो चीज हम न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको वेयर करके हमने मेंशन करना है। a नाम हम किसको दे रहे हैं, 2 -5 3 -7 को। x किसको दिया है हमने, x और y को। इसी तरह से b किसको दिया है, 1 और 2 को। अब ये जो इक्वेशन 1 बनी है यही हमारी मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, 3 मैट्रिसेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक है x, एक है a इनवर्स, तीसरा है b। अब इन तीनों में से मेरे पास x की वैल्यू भी है, x और y है। इसी तरह से b की वैल्यू भी है, 1 और 2 है, मौजूद है। कौन नहीं है, a इनवर्स नहीं है। हम अगले स्टेप में a इनवर्स फाइंड करेंगे और वापस इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो और उसको इवेलिएट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स और उसका फार्मूला किस किस को याद हो गया है, शाबाश बताइए क्या होता है। a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। शाबाश, यानी कि a इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक है a का डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट ऑफ a। चलिए a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। वैल्यूज लिखी है मैंने बार्स के अंदर, 2 -5 3 -7। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की गेम। डायगोनल्स किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 -7 से और 3 -5 से, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्या होता है, माइनस का साइन होता है। 2 -7 दा क्या बन गया आपके पास, -14, और 3 -5 दा -15। अब ये दरमियान के दोनों माइनस क्या बन गए, पॉजिटिव, और -14 + 15 क्या आंसर आया आपके पास, 1। अब हम चेक करेंगे 1 को कि 1 जीरो है या नॉन जीरो है। हाँ जी, नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर हम एक लाइन का और इजाफा करेंगे कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता, जीरो आ जाता उसका डिटर्मिनेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम लेते हैं इसका एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट। कैसे लेते हैं ए का एडजॉइंट, जी पहले डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में साइन चेंज कर लेते हैं। -7 2 की जगह पे आ गया है और 2 -7 की जगह पे। इसी तरह से -5 + 5 हो गया है और 3 -3 हो गया, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज डालते हैं, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -7 5 -3 2। इस तरह हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू बन गई है -7 + 5 -3 2। अब हम स्टेप 3 में इक्वेशन 1 को लिखेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स b। ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब इसमें हमने 3 मैट्रिसेस डालने हैं, x भी डालना है, a इनवर्स भी डालना है और b भी डालना है। x की वैल्यू xy, a इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर 1 -7 5 -3 2 और b की वैल्यू हमें मिल गई 1 2। अब यहाँ देखें कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर 1 इंटू -7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इंटू 2। पहली रो को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में पॉजिटिव साइन।
जी अब देखिए क्या बन गया, -7 वन दा -7 + 10 -3 + 4। जी 10 - 7 ये आया आपके पास 3 और 4 - 3 क्या होता है 1। अब चलते चलते हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बच गए हैं जो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के। तो x की वैल्यू आपके पास बन गई है 3 और y की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, इस तरह हमने दोनों अननोन ढूंढ लिए, x भी और y भी। ठीक हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये आंसर नहीं है। वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं, x की 3 और y की 1, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए, एंड में आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना होता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, x की वैल्यू पहले और फिर y की। इस तरह हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बन गया 3 × 1। ठीक है, यहाँ पर आपने दो बातें याद रखनी है। पहली ये कि कोई सिली मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, टेबल्स आपको आने चाहिए, प्लस माइनस की छोटी छोटी गलतियां जो है आप करते हैं वो आपने नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आखिर में सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, उसको भूलना नहीं है, आपने किसी कीमत नहीं भूलना है, क्योंकि एंड में सोल्यूशन सेट लिखने का भी एक नंबर होता है। ठीक है, चले, उम्मीद है कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें कितना समझ आया है। मैं ले रही हूँ इनमें से 6th पार्ट ले रही हूँ, क्योंकि उसमें ओवर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ जी, पहली इक्वेशन है x/2 + y/3 = 1 और दूसरी इक्वेशन है -4x + y = 14। है ना, कुछ खौफनाक सी लग रही है ना देखने में बाकी क्वेश्चंस की निस्बत, इसीलिए फिर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है ताकि आपको मुश्किल ना हो। जी अब पहली इक्वेशन देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax + by = c इस फॉर्म में है, नहीं है, ओवर फॉर्म में दी हुई है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हुई है। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एलसीएम की। एलसीएम हमारी हेल्प करता है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा जी 6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × x/2 + 6 × y/3 = 1 × 6। पूरी इक्वेशन से आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है और उसको सिंपल करें जी। 2 3 ज़ा 6 तो 3x बन गया, 3 2 ज़ा 6 2y बन गया और इधर से 6 1 ज़ा 6। इस तरह ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3x + 2y = 6। ठीक है, अब आप दोबारा से इसके नीचे इक्वेशन 2 लिखिए, -4x + y = 14। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब ये क्वेश्चन रेडी हो गया है, इसको सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, x और y के कोफिशिएंट्स। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3 और y का कोफिशिएंट क्या है 2। दूसरी में x का कोफिशिएंट -4 और y का 1। चलें अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 3 2 -4 1 और x और y = 6 और 14। अब हम इनको लेबल करेंगे, ax = b और इसमें से x निकालना है, तो a राइट साइड पे शिफ्ट होके क्या बन गया a इनवर्स b। तो x = a इनवर्स b, ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई है। इसी को हमने आगे फर्दर सॉल्व करना है। वेयर करके लिखेंगे, a कौन है और x कौन है और b की वैल्यू क्या है 6 और 14। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा स्टेप 1 हो गया है। अब हम स्टेप 2 में a इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे। जी सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम क्या लेंगे, a का डिटर्मिनेंट। जी पार्स में उसकी वैल्यूज लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और -4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। जी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 दा 3 × 1 -4 × 2 और दरमियान में माइनस।
जी 3 1 द 3 हो गया और -4 2 द -8 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 8 क्या होता है 11 और ये भी क्या है मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर। मेरा ख्याल है इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास सारे ही नॉन ज़ीरो ही आ रहे हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं बन रहा। शायद अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। जी नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ए क्या है नॉन सिंगुलर है। ठीक है नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका मतलब सोल्यूशन भी पॉसिबल है। ठीक है अब क्या लेना है मुझे एडजॉइंट। जी एडजॉइंट कैसे लेते हैं डायगोनल की जगह चेंज करें कोना कोना खेलें 1 और 3 आपस में इंटरचेंज हो गए और 2 और -4 ने क्या किया अपने साइन चेंज कर लिए। जी अब ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज डालिए और ये हमारे पास ए इनवर्स बन रहा है 1/11 इंटू 1 -2 4 3। ये हमारे पास वैल्यू बन गई ए इनवर्स की। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 लिखेंगे अपनी x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं x की वैल्यूज ए इनवर्स की और फिर b की x और y हो गया इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू डाली है मैंने यहाँ पर 1 -2 4 3 और b मुझे मालूम है क्या है 6 एंड 14। क्लियर है जी अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ 1 6 और -2 मल्टीप्लाई बाय 14 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से 3 14 से। जी टेबल आते हैं मल्टीप्लाई करें इनको 6 1 दा 6 -2 14 दा -28 4 6 दा 24 और 3 14 दा 42। अब प्लस माइनस करें हाँ जी कर सकते हैं खुद ही कीजिए ज़बानी करें तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो फिर आपके पास कैलकुलेटर तो है ही आप लोगों को अलाउड है तो आप लोगों को तो आदत हो चुकी होती है कैलकुलेटर यूज़ करने की। चलिए अब 1/11 है तो 11 अंदर हर एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा -22/11 66/11 11 का टेबल तो आता है ना। हाँ जी ये तो सबसे आसान टेबल है। तो इस तरह मेरे पास कैंसिलेशन करने से क्या आया -2 और 6 दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए हैं। अब आपने क्या करना है पहला एलिमेंट पहले के इक्वल x की वैल्यू मिल गई -2 और y इक्वल टू 6 x भी आ गया है और y भी आ गया है। अब मुझे क्या करना है क्या लिखना है मुझे सोल्यूशन सेट। चलें जी लिखें पहले x की वैल्यू लिखें फिर y की क्या है वो -2 और 6। ठीक है करली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स ही यूज करनी है आपने। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर भी आपको मैं वही कहूंगी कि आपने एंड में सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। हमने उसको एक नंबर भी काटने का मौका नहीं देना है एग्जामिनर को। ठीक है क्लियर है हाँ जी ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस तरह से हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद है कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा। चले एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि आज के इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हमने किस तरह से किया। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है लीनियर इक्वेशंस को पहले चेक कर लीजिएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे उसको इक्वेशन बनाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स b इक्वेशन 1 बनानी है हमने हर क्वेश्चन में यही करना है। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर उसका भी क्या होना ज़रूरी है नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है यानी ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फिर क्या करेंगे आप एडजॉइंट फाइंड करके ए इनवर्स के फार्मूले में डाल दीजिए। इस तरह आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ये वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट करनी है और उसको इवेल्युएट करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया इस तरह और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है और इसी तरतीब को फॉलो करेंगे आप पहले x लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। चलें देखें कितने स्टेप्स बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो जाता है।
अब हम चलते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या है कि आपने एक्सरसाइज 6.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से करना है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं कोशिश करें कि उनको भी देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ज़रूर इसको करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इनको जर्नल पर भी करें और अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया है। आपके इस कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।